हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है सफलता बैच में। तो आप लोगों के सेमेस्टर 3 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था, गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ किए थे। और गॉस थ्योरम का 3 तो मेन एप्लीकेशन है, उससे फील्ड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं आज हम लोग देखेंगे। और इस 3 प्रूफ आप लोग बोलेंगे सर हमारे एग्जाम में तो प्रूफ नहीं आया, तो प्रूफ क्यों करा रहे हैं? क्यों करा रहा हूँ मैं? ये प्रूफ में करा रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसे होता है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, इसलिए मैं प्रूफ करा रहा हूँ। जब मैं प्रूफ कराऊंगा तब क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे मैं डिराइव कर रहा हूँ, इसलिए मैं तीनों प्रूफ करा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा सोचे कि सर हमारे तो सिर्फ एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन आएगा, आप प्रूफ क्यों करा रहे हैं, तो इसलिए मैं प्रूफ करा रहा हूँ, क्योंकि आपको फोकस करना पड़ेगा जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। कॉन्सेप्ट बिना प्रूफ के आप लोग नहीं समझेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल और कंडक्टर, इसके लिए हम लोग निकालेंगे स्फेरिकल शेल और कंडक्टर के लिए। सबसे पहले स्फेरिकल शेल और कंडक्टर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इसमें 3 तो केस होगा, क्या क्या, एक इनसाइड द, एक हम लोग पॉइंट लेके इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल एंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो सबसे पहले इसका केस नंबर 1, इसका केस 1 क्या होगा, पॉइंट P आउटसाइड द सेल। पॉइंट P आउटसाइड द शेल, इसके लिए हम लोग निकालेंगे पॉइंट P कहां पर रहेगा, आउटसाइड द शेल में रहेगा। मतलब क्या है, देखिए यहां पर एक मेरा स्फेरिकल शेल है, ये मेरा एक स्फेरिकल शेल है, इसके बाहर एक पॉइंट P है। यहां पर मुझे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हो रहा है ये निकालना पड़ेगा। ये सेंटर से एट अ डिस्टेंस r में लोकेटेड है। एट अ डिस्टेंस r में हमारा ये पॉइंट लोकेट है और ये r इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो उस पॉइंट P में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हो रहा है हमें ये निकालना है। और इस शेल में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो इस शेल में हमारे बाहर प्लस लिख रहा हूँ, माइनस भी लिख सकता था, मैं प्लस लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम कोई नहीं है। सो ये वाला है मेरा शेल का चार्ज। और एक चीज देखिए, मैं एकदम बाहर चार्ज बना रहा हूँ, अंदर चार्ज नहीं बना रहा हूँ। चार्ज है यहाँ पर Q चार्ज है। तो एक चीज जानकर रखिए, कंडक्टर का हमेशा सरफेस में चार्ज अलाइन होता है, कभी भी कंडक्टर का अंदर चार्ज अलाइंस नहीं होता है, कभी भी कंडक्टर का अंदर चार्ज रिसाइड नहीं करता है। तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। चार्ज, ये वाला लाइन याद करके रखना, बाद में काम में आएगा। चार्ज ऑलवेज resides on the surface of the conductor, ये वाला अच्छे से आपको जानना पड़ेगा। इनसाइड कभी भी नहीं होगा, सरफेस हमेशा सरफेस में रहता है। तो गॉस थ्योरम से मुझे उस पॉइंट में फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। तो गॉस थ्योरम का सबसे पहले देखिए, जब भी मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा मुझे गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। ऑलवेज फॉर ए गॉसियन थ्योरम वी हैव टू फाइंड द गॉसियन सरफेस। तो देखिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो इसको इमेजिन कीजिए, अगर इस सेंटर से चार्ज निकलता तो एक बड़ा सर्कल फॉर्म होता ना, तो एक बड़ा स्फीयर फॉर्म होता। तो इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में हम लोग एक स्फीयर इमेजिन करेंगे। ये जो स्फीयर है यही हमारा क्या है, यही हमारा है गॉसियन सरफेस। ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर ही हमारा क्या बन गया, गॉसियन सरफेस बन गया, समझे। ये जो स्फीयर है यही हमारा गॉसियन सरफेस है। और ये गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, r है। तो गॉसियन सरफेस इसके लिए क्या है, स्फेरिकल शेल है। तो अभी देखिए ये हमारा पॉइंट P है यहाँ पर। सो इसका सरफेस एरिया किस तरफ है बोले तो इसका एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ है, ds वेक्टर हमारा इस तरफ है। एरिया वेक्टर अगर मैं ds कैप भी बोलूँ इस तरफ है। और इसका चार्ज किस तरफ होगा बोले तो चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इस तरफ हो। क्यों बोलिए तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड। चार्ज है इस तरफ, तो चार्ज से हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एक्ट करेगा। तो E और ds के बीच में एंगल कितना है, दोनों सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या है, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, 0 डिग्री हो जा रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करें, बाय गॉस थ्योरम, अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा,
हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी ई डॉट डी एस तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू है 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आ जाएगा इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो डी एस कितना होता है, एक यहाँ पर क्या है, एक स्फेरिकल शेल है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, उसका डी एस क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ऑलवेज 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, तो क्योंकि उसका रेडियस है आर, स्मॉल आर तो रेडियस है, जितना डिस्टेंस में स्मॉल आर रेडियस है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ई क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये वाला मेरा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, यह मैग्नीट्यूड निकला। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, गॉस थ्योरम के अप्लाई करके इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा सर, देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखने से E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप कौन सा डायरेक्शन है, ये जो मेरा आर कैप का डायरेक्शन है इस तरफ, मतलब हमारा आर कैप या आर फैक्टर भी हो सकता है डायरेक्शन है उस तरफ, रेडियली आउटवर्ड। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। ये वाला कौन सा पॉइंट में निकला, आउटसाइड पॉइंट में हमारा ये वाला निकला, ये वाला मेरा आउटसाइड पॉइंट में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। ठीक है, सो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं पोटेंशियल बोलूं तो इसी से मैं पोटेंशियल भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा आउटसाइड पॉइंट में पोटेंशियल, सो पोटेंशियल हो जाएगा मेरा क्या, V का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर माइनस ऑफ E डॉट डी आर। तो क्या होगा डी आर, देखिए माइनस ई का जगह क्या लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर का मतलब क्या है, डी आर इंटू आर कैप, ये वाला है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आर डॉट आर क्या होता है 1, सो क्या हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को बाहर लेने से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर, डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/r, सो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1/r, सो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। सो मेरा पोटेंशियल क्या निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। दिस इज द पोटेंशियल, यह है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल शेल, पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल शेल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। यह है जब पॉइंट पी कहाँ है, शेल का आउटसाइड है। अभी क्या करेंगे, जब सरफेस में होगा, जब हमारा ये वाला पॉइंट सरफेस में होगा। सो देखिए आउटसाइड पॉइंट के लिए मेरा फील्ड हुआ ये वाला, पोटेंशियल आउटसाइड क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, और पोटेंशियल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए इधर कोई वेक्टर का हमारा फॉर्मूला नहीं आएगा। अगर केस टू क्या है, पॉइंट पी एट द सरफेस, अगर सरफेस में होता तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाएगा, तो क्या होगा देखिए स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाएगा, मतलब मेरा जो पॉइंट पी होगा, मेरा पॉइंट पी होगा यहाँ पर, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जा रहा है इधर, तो हमारा बाकी सब सेम रहेगा, जहाँ पर स्मॉल आर है वो कैपिटल आर बैठ जाएगा और कुछ नहीं होगा। दैट इज ई सरफेस में क्या होगा, ई सरफेस अगर मैं सरफेस बोलूँ सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, क्योंकि ये वाला इस तरफ भी मेरा क्या है आर वेक्टर। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सरफेस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये वाला मेरा सरफेस और आउटसाइड पॉइंट में हो गया। लेकिन इनसाइड पॉइंट में क्या होगा सर, इनसाइड पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। आउटसाइड समझ गए, अभी देखेंगे इनसाइड पॉइंट में कैसे निकालते हैं। तो केस 1 और केस 2 नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। अभी चलिए केस 3 करते हैं, अभी करते हैं केस 3, देख लेते हैं केस 3। केस 3 क्या है, पॉइंट P inside the
सेल, पॉइंट पी इनसाइड द सेल, मतलब क्या है? सो देखिए मतलब है ये मेरा स्पेरिकल शेल है, थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ मैं। सो ये मेरा स्पेरिकल शेल है जिसका रेडियस है r। सो यहाँ पर चार्ज रिसाइड करता है, यहाँ पर ऐसा करके चार्ज हमारा रिसाइड करता है बाहर। चार्ज क्यों रिसाइड करता है बाहर? अभी मेरा जो पॉइंट है, पॉइंट P मेरा यहाँ पर कुछ लाई कर रही है, सेंटर है, यहाँ पर मेरा पॉइंट P लाई कर रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं करूँ तो गॉसियन सरफेस मेरा ये वाला हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r। सो ये वाला मेरा क्या है? गॉसियन सरफेस। ये वाला हमारा क्या है? गॉसियन सरफेस। सो ये वाला अगर मेरा गॉसियन सरफेस है, सो यहाँ से मेरा क्या होगा? सो ये वाला अगर मेरा गॉसियन सरफेस है, सो मेरा अगर यहाँ पर बोलूँ तो इसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ये निकालते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, चार्ज मेरा Q यहाँ पर है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था चार्ज कहाँ लाई करता है? ऑलवेज कंटेनर के मतलब कंडक्टर के बाहर लाई करता है, कंडक्टर के इनसाइड में कभी भी चार्ज लाई नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, सो यहाँ पर कोई चार्ज होगा क्या? अंदर में Q इनसाइड मेरा 0 होगा, Q इनसाइड मेरा 0 होगा ऑलवेज। तो Q इनसाइड अगर मेरा 0 हो रहा है तो देखिए कंडक्टर का बाहर हमेशा चार्ज लाई कर रहा है, तो Q इनसाइड 0 हो रहा है का मतलब क्या है? Q इनसाइड का 0 हो रहा है का मतलब ये है कि हमारा ये जो कंडक्टर है यहाँ पर कैसा काम करेगा कि हमारा जो गॉस थ्योरम लगाएंगे कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो Q तो 0 है, दैट इज 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 0 आ रहा है। तो यहाँ से अगर ये 0 आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही आएगा। तो E इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ से बहुत बच्चे बोलेंगे सर E 0 आ रहा है तो मतलब V भी 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि V का फॉर्मूला हमें पता है E डॉट डी आर। लेकिन बच्चों एक चीज़ जान के रखो, क्योंकि ये वाला मेरा जो इंटीग्रेशन करेंगे बोलेंगे सर 0 डी आर इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 होगा तो आंसर, एक्चुअली नहीं, यहाँ पर आंसर होगा कांस्टेंट। क्योंकि इंटीग्रेशन का एक रूल है, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था बोला था कि इंटीग्रेशन अगर मैं x dx करूँ या नॉर्मल कुछ इंटीग्रेशन करूँ, ये होगा x²/2 प्लस c, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, तो वही कांस्टेंट हम लोग इधर बिठाएंगे। तो इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल हमारा क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू होगा, पोटेंशियल होगा कांस्टेंट वैल्यू। तो स्फेरिकल शेल और कंडक्टर का 3 केस समझे कैसे कर रहे हैं? अभी इसका एक ग्राफ आता है, इसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है तीनों केस के लिए। तो ग्राफ कैसे होगा मैं आप लोग को ड्राइंग करके बता रहा हूँ। स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट, इन सब के लिए ग्राफ अगर हम लोग बनाए तो कैसा होगा? तो देखिए इस तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मेरा क्या है? इस तरफ मेरा डिस्टेंस जा रहा है। ये वाला पॉइंट क्या है? यहाँ पर r इक्वल्स टू r। तो यहाँ पर क्या है? ये वाला है इनसाइड, ये वाला है आउटसाइड। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है, तो मतलब इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से फॉल करना शुरू होगा, क्योंकि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है? 1/r² ऐसा करके वेरी करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा होगा स्फेरिकल शेल के लिए। और ये वाला ओरिजिन है। और अगर मैं पोटेंशियल का डायग्राम बनाऊं, इस तरफ पोटेंशियल है, इस तरफ r है, यहाँ पर r इक्वल्स टू r। ये वाला क्या पॉइंट है? इनसाइड, ये वाला इनसाइड है, ये वाला आउटसाइड है। तो इनसाइड में मेरा क्या रहता है? पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो इनसाइड में मेरा पोटेंशियल क्या होगा? v इक्वल्स टू कांस्टेंट रहता है, तो ऐसा होगा। और बाहर मेरा कुछ इस तरह से फॉलो कर, बाहर कैसे रहता है? 1/r में वेरी करता है, v वेरीज 1/r। तो ये दोनों ग्राफ अच्छे से समझिए। पहले स्फेरिकल शेल का इनसाइड कुछ ऐसा होगा, आउटसाइड ऐसा। आउटसाइड मतलब क्या होगा? आउटसाइड में देखिए यहाँ पर फॉल कर रहा है और इनसाइड में कांस्टेंट रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये दोनों ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलेंगे एमसीक्यू के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग ऐसा ग्राफ दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से बोले करेक्ट ग्राफ कौन सा है? आपको करेक्ट ग्राफ यहाँ से मार्क करना पड़ेगा या सिलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट ग्राफ आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इन दो ग्राफ में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, समझे? तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी अगर मैं बोलूँ, ये था फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अभी करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। यहाँ पर कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके बोलना, सर समझ नहीं आया, मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 मतलब हमारे एप्लीकेशन 2। सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ये वाला समझे। अभी है एक
लैमिनर प्लेट, एक प्लेन लैमिना के लिए हम लोग करेंगे प्लेन लैमिना और प्लेन लैमिना और प्लेट, इसके लिए मैं क्या करूंगा, गॉसियन एप्लीकेशन करूंगा। तो एक प्लेन लैमिना और प्लेट कैसा दिखने में होता है, इस साइड में बना रहा हूं, इधर देखिए, ये मेरा एक लैमिनर प्लेट है। इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा गॉस थ्योरम से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल उतना जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ये मेरा क्या है, एक लैमिनर प्लेट, तो चार्ज मेरा कुछ ऐसे रिसाइड करेगा। बोलेंगे सर आपसे प्लस क्यों बना रहे हैं, माइनस में क्या नहीं होगा, ऑब्वियसली माइनस में भी होगा, लेकिन इधर मैं प्लस में कर रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज़ कीजिए, मतलब प्लस माइनस कुछ भी चार्ज ले सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। प्लस में अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड उसका उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, और कुछ नहीं। जब कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा तब मैं इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो है ये मेरा है, इसमें चार्ज कितना है, इसमें चार्ज क्यू है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा गॉसियन सरफेस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्या है। तो अगर आप लोग को प्लेन शीट दिया है, मतलब प्लेन लैमिना दिया, तो इसका गॉसियन सरफेस, अगर एक पेज रहता है मेरे पास अच्छे से समझा नहीं सकता, रुकिए एक पेज देखता हूँ है कि नहीं। हाँ एक पेज मिल गया, रुकिए ये देखिए मिल गया एक तो पेज, हाँ ये देखिए ये एक तो पेज है। तो इसको इमेजिन कीजिए ये लैमिनर प्लेट या पेज है, ये वाला पेज है। तो ये वाला लैमिनर प्लेट का गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक ऐसे जो रेक्टेंगुलर लैमिना होता है इसका गॉसियन सरफेस क्या होता है बोलिए तो, इसका गॉसियन सरफेस, इसको जब मैं ऐसे फोल्ड करूंगा तो इसको फोल्ड करने से क्या होता है, देखिए इसको फोल्ड करने से क्या होता है, एक सिलेंडर की तरह दिखने में होता है। तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलिंड्रिकल सरफेस होगा, क्योंकि इसको फोल्ड करके सिलिंड्रिकल होगा। और कैसे जाएगा, इसका बीच से चला जाएगा, मतलब इसका गॉसियन सरफेस जो होगा कुछ ऐसा दिखने में होगा, इसका गॉसियन सरफेस कुछ दिखने में ऐसा होगा। मतलब क्या है सर, देखिए मतलब कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से दिखने में होता है गॉसियन सरफेस। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है देखिए, मतलब इसको इमेजिन कीजिए बीच से ऐसे चल गया, ऐसे बीच से चल गया, तो वो है हमारा गॉसियन सरफेस। समझ गए कैसे कर रहे हैं, तो पेज को रख दूं, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा गॉसियन सरफेस समझ गए। तो गॉसियन सरफेस मेरा, ये सिलिंड्रिकल सरफेस मेरा क्या है, ये वाला है मेरा गॉसियन सरफेस। अभी देखिए यहाँ पर तीन तो सरफेस है, यहाँ पर तीन तो सरफेस है, एक तो सरफेस इस तरफ है, एक तो सरफेस ये वाला है, और एक तो कर्व सरफेस इस तरफ है। सो इस तरफ मेरा क्या है, इस तरफ मेरा S1 वेक्टर है, ये S1, इस तरफ मेरा S2 का वेक्टर है, और इस तरफ मेरा S3 का वेक्टर है। तीन तो वेक्टर है, बना दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बोले तो सर ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ रहेगा, इस तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इस तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। सो देखिए क्या हो रहा है, तो मेरा टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फ्रॉम गॉस थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं, या मैं अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं बोलूं टोटल कितना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds1 एक तो होगा, प्लस ई डॉट ds2 एक तो होगा, उसके लिए एक तो होगा, इसके लिए एक तो होगा, प्लस ई डॉट ds3 एक तो होगा। समझे, ये तीन तो सरफेस के लिए होगा। अब ये ई डॉट ds1 देखिए, ई किस तरफ है, उस तरफ है, S1 भी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल होगी 0 डिग्री। तो ये वाला क्या होगा, ई ds1 cos 0 डिग्री, प्लस क्या हो जाएगा ई ds2 cos 0 डिग्री, क्योंकि ये भी इस तरफ है तो मतलब एंगल 0 डिग्री। और फाइनली जो ई ds3 है देखिए, ये इस तरफ है, ये इस तरफ, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ई ds3 cos 90 डिग्री। सो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, ई ds1 प्लस, क्योंकि cos 0 का वैल्यू है 1, तो ये भी ds1 ये ds2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अभी देखिए S1 का जो सरफेस एरिया है H2 का भी तो वही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2E ऑफ ds1, इसको मैं ऑब्वियसली लिख सकता हूं क्योंकि मेरा जो है जो सरफेस एरिया जो है वो सेम रहेगा, इसका भी जो एरिया है उसका भी वही एरिया है। मॉड ऑफ S1 इक्वल टू मॉड ऑफ S2, सरफेस एरिया सेम है तो इसको दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 2 इंटू ई डॉट ds1, ये वाला मेरा आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा और वहां पर मेरा क्या आ जाएगा, गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो देखिए, सो मैं ऊपर लिख रहा हूं क्या मिला मुझे, फ्लक्स मिला ई डॉट ds1, डॉट नहीं मतलब ई ds1। सो बाय गॉस थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई ds1 इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 2e इंटीग्रेशन ऑफ ds1 इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ds1 क्या होता है, इसको मैं एरिया लिख सकता हूं क्योंकि सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन है। सो इसको मैं ds1 भी अगर लिख लूंगा कोई प्रॉब्लम होता नहीं, फिर मैं कदर 2ds1 को मैं एरिया लिख रहा हूँ, मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इसका एरिया क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ये एरिया क्या एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो ये वाला क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी क्यू बाई ए, ये जो टर्म है क्यू बाई ए, इसको बोला जाता है सिग्मा। देखिए मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद आ रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ याद आ रहा है ना, कि देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। सो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो हमारे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। और अगर इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, अगर इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो क्या होगा, और अगर वेक्टर सिंबल में करें तो क्या होगा। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के है तो मैं लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट, मैं ये भी लिख सकता हूँ। ये किसके लिए, ये वाला K अगर मेरा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर मैं इसको प्लेस कर दूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको, और अगर वेक्टर टर्म में लिखूं तो ये है वेक्टर टर्म सिग्मा बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। और यहाँ से क्या आएगा, इसका एप्लीकेशन और कुछ नहीं है, मतलब प्लेन लैमिना में यही वाला जान के रखिए। ये जो एक्सप्रेशन जब मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तब ये वाला एक्सप्रेशन मुझे बहुत काम में आएगा, ये कैपेसिटर जब पढ़ाऊंगा एक्सप्रेशन बहुत काम में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, n कैप, मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरफ, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलेंगे सर पोटेंशियल तो नहीं बना रहे, पोटेंशियल कैसे करेंगे, पोटेंशियल अभी जरूरत नहीं है, अभी इसके लिए जरूरत नहीं है। जब मैं कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कराऊंगा तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना पोटेंशियल हो रहा है वहां मैं तब निकालूंगा। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में ही है, मतलब कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, तब मैं उधर बोलूंगा आप लोगों को। ठीक है, सो वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड एप्लीकेशन में चल जाते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। थर्ड एप्लीकेशन इज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब क्या चीज है, देखिए ये वाला मेरा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें चार्ज हमारा इंड्यूस्ड है। बोलेंगे फिर से सर आप प्लस प्लस ही क्यों बना रहे हैं, माइनस भी तो बना सकते थे, प्लस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ऑलवेज चार्ज कहाँ पर लाई करते हैं, कंडक्टर में। तो इस लाइन चार्ज से एट ए डिस्टेंस r एक पॉइंट P में कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मुझे ये निकालना है। तो इसके रेस्पेक्ट देखिए, एक लाइन है उसका रेस्पेक्ट में पॉइंट है, तो इसको पूरा अगर गोल घुमाओ तो क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। तो इसका भी गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, इसका भी गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर बन जाएगा, इसका भी गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसका भी 3 सरफेस होगा। कैसे सरफेस होगा सर, ये वाला एक तो सरफेस, तो मतलब इस तरफ एक सरफेस होगा S1, इस तरफ एक सरफेस होगा S2, और इस तरफ एक सरफेस होगा S3, और इसका चार्ज है Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, क्योंकि जहां से चार्ज है उसका रेडियल आउटपुट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले टोटल फ्लक्स क्या होगा देखिए। सो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बहुत इजी है, गॉस थ्योरम जब भी मैं लगा देना चीजें बहुत इजी हो जाता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस वन, ई डॉट डी एस टू, ई डॉट डी एस थ्री। सो क्या होगा, तो देखिए ये इस तरफ है, ये वाला इस तरफ है, दोनों का एंगल कितना हो जाएगा, ये और ये एंगल कितना 90 डिग्री। ई डी एस वन कॉस ई डी एस टू कॉस 90 डिग्री, और फाइनल डी एस थ्री क्या होगा, उस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री। सो ई डी एस थ्री कॉस 0 डिग्री। सो कॉस 90 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, सो 0 प्लस 0 प्लस ई डी एस थ्री कॉस 0 का वैल्यू क्या है 1। सो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस थ्री, ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ रहा है। अभी देखिए इसका लेंथ अगर एल है, इसका लेंथ अगर एल है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस थ्री का इंटीग्रेशन क्या, उसका सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई इंटू 2 पाई आर एल। सो ये वाला मेरा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा निकल गया कितना 2 पाई आर एल। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा कितना निकल गया 2 पाई आर एल। समझ गए। अभी इसको मैं सॉल्व करके क्या निकालूंगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। So phi equals to E into 2 pi RL। So 2 pi RL ये वाला निकल रहा है, phi equals to, अभी देखिए E into 2 pi RL, तो मैं बाई गॉस थ्योरम क्या बोल सकता हूं, बाई गॉस थ्योरम क्या होगा, phi equals to Q by एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, E into 2 pi RL इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखिए क्यू बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक तो चीज आ रहा है क्यू बाई एल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू बाई एल क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको वेक्टर फॉर्म क्या होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर कैप। या मैं इसका एन कैप भी लिख सकता हूँ। ये किस तरफ होगा, आर कैप का डायरेक्शन मैं मान लो इस तरफ, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, आर कैप का डायरेक्शन उस तरफ होगा। तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दीज आर द 3 एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का हमने 3 तो एप्लीकेशन देखा। सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर का स्फेरिकल शेल के लिए, फिर एक लैमिना के लिए, और उसके बाद एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल से बहुत सारा न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, और 2-4 चीज़ें बाकी है। एक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, अगर कोई पूछे तो शॉर्ट में समझ लीजिए, जिस सरफेस में सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अलग से कुछ नहीं है, वो मैं बता दूंगा न्यूमेरिकल्स कराते टाइम। और कुछ बाकी नहीं, इसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, वो हम लोग शुरू करेंगे अगले वीडियो में। उसके पहले मैं कोशिश करूँगा आप लोग को न्यूमेरिकल्स कराऊँ, न्यूमेरिकल्स को ऊपर लेक्चर लाऊँ। ऑलरेडी मेरे एंड से मैं सब करता रहूँगा। आप लोग भी जो घर में पढ़ रहे हैं, आप लोग भी न्यूमेरिकल्स कीजिए। वहाँ पर अगर कुछ फंसते हैं तो मुझे भेजिए, मैं आप लोगों को सॉल्व करके भेजूंगा। आप लोग मुझे भेजिए न्यूमेरिकल। अगर आप लोग मुझे न्यूमेरिकल्स भेजते हैं तो मैं क्लासेस में भी आपको न्यूमेरिकल्स करा सकता हूँ। तो मुझे भेजिए, मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। मुझे आप लोग कमेंट करके तो न्यूमेरिकल नहीं दे पाएंगे, ईमेल करके भी भेज सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा इंस्टाग्राम में आप लोग भेज दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया रहेगा, वहाँ पर जगह फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप फॉलो कीजिए ना कीजिए, आप मुझे मैसेज तो कर सकते हैं। मैसेज करके मुझे भेज दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरा नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा उसको आपको सॉल्व कराने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।